असम की 126 सीट, केरल की 144 सीट और पुदुचेरी की 30 सीटों पर होगी वोटिंग। यूपी कृषि विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम में बोले सीएम योगी का कृषि क्षेत्र में लगातार सुधार कर रहे हैं, कृषि उत्पादन की गति पर फोकस। आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुआ तो ममता दीदी ही जीतेंगे, फसलों के नुकसान का सरकार मुआवजा दे। टिहरी में सीएम ने वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर का किया वर्चुअल उद्घाटन, कार्यक्रम में जुटे देश भर के पुलिस खिलाड़ी। सीएम धामी ने खिलाड़ियों को दी जीत की शुभकामनाएं। चीन की मध्यस्थता से मिडल ईस्ट युद्ध पर लगा 14 दिन का सीज फायर, तेहरान के कंट्रोल में खुलेगा हॉर्मोज। 10 अप्रैल को अपने अपने प्रस्तावकों के साथ मिलेंगे अमेरिका और ईरान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। असम, केरल और पुडुचेरी में प्रचार का शोर थम गया है और तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल होने वाला है। असम के 126 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। असम, केरल और पुडुचेरी, ये तीन राज्य जहां पर प्रचार थम चुका है। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल है और असम की 126 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। केरलम की 140 सीटों पर कल वोटिंग होगी। पुडुचेरी की 30 सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है और यहां की जनता कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेगी। तीन राज्य असम, केरल, पुडुचेरी, 126 सीट। असम की 126 सीट पर, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर कल प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल होने वाला है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी दमखम लगा के साथ चुनाव प्रचार किया गया है। असम, केरलम और पुडुचेरी में प्रचार का शोर जो है फिलहाल थम चुका है। अब बारी है वोटिंग की। और भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। 10 अप्रैल को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। अमित शाह घोषणा पत्र पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जारी करेंगे। जो जानकारी मिल रही है, पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी होगा बीजेपी द्वारा आधिकारिक तौर पर। जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जिसे कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा 10 अप्रैल को। कल शाम कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह और अमित शाह तो कोलकाता में लगातार डटे हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं चुनाव से 15 दिन पहले तक पश्चिम बंगाल में ही रहूंगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर्स निर्भीक हो जाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया है। बंगाल का चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। कल शाम कोलकाता पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और 10 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी किया जाएगा बीजेपी द्वारा। पढ़ेंगे कि केंद्रीय कैबिनेट में 5 बड़े फैसलों पर मुहर लग गई है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, कैबिनेट ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट में 5 बड़े फैसलों पर बड़ी मुहर लग गई है, हरी झंडी मिल गई है केंद्रीय कैबिनेट की, जिसमें एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 1720 मेगावाट के कमला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। कमला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को करीब 26,069.50 करोड़ की मंजूरी दी गई। वहीं 96 महीनों की पूर्णता अवधि वाले निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। खरीफ मौसम 2026 के लिए
एनबीएस दरों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के ये बड़े फैसले जो हम आपको बता रहे हैं, कुछ ये जो बड़े फैसले जो फ्लैश करके हम आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की हरी झंडी इन बड़े फैसलों पर मिल गई है। 2026 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में 5 बड़े फैसलों पर, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए मंजूरी दी है। 1720 मेगावाट के कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर को भी मंजूरी दे दी गई है। और बढ़ेंगे आगे, लखनऊ में 6वीं यूपी कृषि विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद रहे। सीएम योगी ने कार्यक्रम का उद्घाटन करके कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बीजेपी के कार्यों की सराहना भी की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की सराहना की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो कृषि वैज्ञानिकों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। कृषि वैज्ञानिकों को सराहना भी उन्होंने दी। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। यूपी कृषि विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी कृषि वैज्ञानिकगण अलग अलग जिन विषयों को लेकर के यह कृषि कांग्रेस आयोजित की गई है, उसके विषय विशेषज्ञगण, शोधार्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उपकार को और उनके साथ की उन सभी संस्थाओं को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया है, इसमें उत्तर प्रदेश कृषक कृषि अनुसंधान परिषद, उपकार, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान अकादमी, गौ सेवा आयोग, इन सब के द्वारा जो त्रिदिवसीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, इन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी इस फील्ड के वैज्ञानिकों को, विषय विशेषज्ञों को, शोधार्थियों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर देहात का दौरा किया है, जहां वे सपा नेता हारून की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए। वहीं इस निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधे, गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सिलेंडरों में गैस कम निकलने का मुद्दा भी उठाते हुए इसे जनता के साथ बड़ी धोखाधड़ी बताया। साथ ही उन्होंने किसानों की बदहाली का जिक्र करते हुए मांग की कि हालिया प्राकृतिक आपदा से हुए फसलों के नुकसान का सरकार तुरंत उचित मुआवजा दिया जाए। राजनीतिक भविष्यवाणियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुए तो दीदी ही जीतेंगी, और दावा किया कि अब बीजेपी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी है, हमारी विदेश नीति चौपट कर दी। और एक बार को तो लग रहा था कि भारत विश्व गुरु होगा, लेकिन इधर देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत कर रहा है। भाई भारत अपना विदेश नीति में कमजोर दिखाई दे रहा है, विदेश नीति में भारत कमजोर दिखाई दे रहा है। जो विश्व गुरु बनने का सपना था वो भारत ने ये मौका चूक गए हैं। अगर ये युद्ध रोकने में भारत कामयाब हो जाता तो आज दुनिया में भारत का स्थान विश्व गुरु में माना जाता और रखा जाता। और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी इनका
वादा नहीं रहा, इन्होंने धोखा दिया है। लेकिन इस बार हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। जो बारिश से नुकसान हुआ है सरकार भरपाई करे, 100% किसानों को मुआवजा दे। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वोट बनवाना, लेकिन इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे वोट कटवा रहा है। इलेक्शन कमीशन उसका रोल अभी हम लोगों ने चुनाव में देखा था। कानपुर के नगर के हमारे चुनाव में जब इरफान की सदस्यता चली गई, उसके बाद जब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी तो सबसे ज्यादा बेईमानी भारतीय जनता पार्टी प्रशासन और इलेक्शन कमीशन कर रहा था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गुजराती समाज को लेकर के दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां इसी मुद्दे पर भारत अपडेट के बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से हमारे भारत अपडेट के सहयोगी ने बातचीत की है। आइए सुनते क्या कुछ कहा उन्होंने। अर्जुन खड़गे जी ने जो बयान दिया है गुजरातियों पर, जो विवादित बयान दिया है, उनपे अनपढ़ होने के लिए कहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए दुष्यंत गौतम जी, बीजेपी पार्टी के महासचिव। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना है आपका? इस तरह का विवादित बयान उन्होंने दिया है, गुजरातियों को अनपढ़ कहा है और आरएसएस को सांप कहा है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस जिसमें सरकार से बाहर रहती है, सरकार में नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी कलंकित करने का काम करती है, उल्टे सीधे बयान देने का काम करती है, घृणा करना शुरू कर देती है उनसे। आज गुजरात के नागरिकों के लिए बोलना कि वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मुझे लगता है कि उनकी बौखलाहट है कि सरकार में काफी दिन से नहीं आ रहे हैं, इसलिए अपने गुस्सा इस प्रकार से निकाल रहे हैं। जबकि गुजरात एक आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो एक रीढ़ की हड्डी है, जो केंद्र सरकार की चलाने की रीढ़ की हड्डी है। और जो उन्होंने कहा है कि अगर जहरीला सांप मिले तो नमाज भी अगर पढ़ रहे हो तो नमाज छोड़कर जाके जहरीले सांप को मारना चाहिए। और ये आरएसएस जो है और बीजेपी जो है, ये जहरीले सांप के बराबर है। एक तो इन्होंने मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की है कि भाई नमाज पढ़ रहे हो, नमाज को भी छोड़ दो और जिहाद करने के लिए निकल जाओ। और दूसरा, आरएसएस जैसा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश के लिए समर्पित है, इस कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने उनको 26 जनवरी की परेड में निकालने का काम किया था। जब जब आपदा आती है उनके सामने ही गिड़गिड़ाने का ये लोग काम करते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है जो इनकी नीति है, देश को टुकड़े टुकड़े करने की नीति है, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, और अनेकों अनेक विवाद खड़ा करते हैं। तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बयान के लिए सबको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को माफी मांगनी। भी, लेकिन आपको ये हैरानी की बात नहीं लगती कि इस तरह का बयान कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से आता है, जिस पार्टी से स्वयं गांधी जी आते हैं, और उन्होंने ही गुजरातियों पर ही मतलब निशाना साधा है? तो मतलब कहीं ना कहीं वो इस बात को भी भूल गए हैं। हाँ, भूलने के बौखलाहट है, घबराहट है, और घबराहट में आदमी किसी को भी कुछ बोल देता है। गांधी जी को ये तो कहीं मानने वाले लगते हैं, गांधी जी का सरनेम भी इन्होंने ले रखा है। तो गुजरात से गांधी जी भी आते, तो गांधी भी अनपढ़ थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अनपढ़ थे। जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने देश को दिशा देने का काम किया है, देश की दशा सुधारने का काम किया है, आज प्रधानमंत्री वहां से हैं, जिनको 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान आज की तारीख में मिला हुआ है। पूरा विश्व उनके सामने नतमस्तक होता है। आज सभी को गंवार कहने, अनपढ़ कहने का मतलब ये है कि ये पागल हो चुके। देखा आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के इस विवादित बयान के बाद हर तरफ किस तरह से उनकी आलोचना की जा रही है। हालांकि उन्होंने हाल ही में माफी मांगी है, खेद प्रकट किया है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं साक्षी मगरी, भारत अपडेट। दिल्ली में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग पहुंचा, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयानों की शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं प्रतिनिधिमंडल में शामिल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि खड़गे की सांप को मारो वाली टिप्पणी बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करती है और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर भी गंभीर आरोप लगाए। सुनिए जरा।
आइए बढ़ते आगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत फतेहपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हथगाम में मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने रसोई गैस की किल्लत को सरकारी संरक्षण में चल रही कालाबाजारी करार दिया। वहीं बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की नजदीकी का फायदा उठा करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की उपस्थिति की वजह से ये सफल नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने बेमौसम बारिश से किसानों की गेहूं और सरसों की फसल को हुए नुकसान पर दुख जताया और अखरी गांव से पीड़ित किसान परिवार से मिलकर के सरकार को वादे याद दिलाए। टिकैत ने स्पष्ट किया कि किसानों का शोषण और वादा खिलाफी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो राकेश टिकैत ने एक के बाद एक सरकार पर निशाना साधा है। साधा ही बक्यू प्रवक्ता टिकैत का सरकार पर निशाना। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि रसोई गैस की किल्लत है, लेकिन चुनाव में लगी हुई है सरकार। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप राकेश टिकैत ने लगाया। मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर लिखा था हमने, उनका आज आया भी है कि सर्वे करवा रहे। हरियाणा में इससे भी बुरा हाल है और पंजाब में ये लंबी बारिश है और गेहूं और सरसों पे इसका ज्यादा असर है। आलू की उस खेती पे भी है, जो आलू पहले रह गए थे तो उस पर भी बुरा असर है। और सरसों और गेहूं अगर बारिश नहीं रुकती तो और ज्यादा नुकसान किसानों को होगा। किसान अपने खेती में लगा हुआ भी है और हम कल हरियाणा में जा रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में है तो कल हरियाणा जा रहे हैं, परसों पंजाब। यूपी के मेरठ से बड़ी खबर है। सेंट्रल मार्केट में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 44 से ज्यादा प्लॉट पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल मार्केट में एक्शन देखने को मिला है। सेंट्रल मार्केट में सीलिंग के बीच में बड़ी घटना हुई है। सीलिंग की कार्रवाई के बीच एक व्यापारी को हार्ट अटैक आ गया। एक व्यापारी इतना डर गया सीलिंग की कार्रवाई के बीच कि हार्ट अटैक उस व्यापारी को आ गया है। गंभीर हालत में इस व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया। व्यापारी गिरधर, जिनका पहचान गिरधर के रूप में किया गया है, अपना निर्माण पहले ही तोड़ चुके थे। सीलिंग की कार्रवाई चल रही थी, इस बीच गिरधर नाम के शख्स को हार्ट अटैक आ गया और जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सेंट्रल मार्केट में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई के बीच जो बड़ी घटना हुई है, कार्रवाई के बीच एक व्यापारी को हार्ट अटैक की खबर मिल रही है कि आ गई। ये देखिए जरा किस तरह से व्यापारियों में आक्रोश है। लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। गंभीर हालत में शख्स को एक अस्पताल ले जाया गया। इस बीच सील की कार्रवाई चल रही थी। अचानक से जिस शख्स को हार्ट अटैक आया उनका नाम गिरधर बताया जा रहा है। ये देखिए हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना है कि व्यापारियों की जब तक पूरी सुनवाई ना हो, जब तक कोई आदेश न दे, पहले इनकी पूरी बात सुन ले, पूरी बात समझ ले, तो उसके बाद आदेश करें। और सरकार से हमारा ये कहना है कि पहले भी हमने कहा कि कानून लाकर सरकार इन व्यापारियों की मदद करे और सरकार इनकी मदद कर सकती है, ये मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन सरकार को कानून लाना चाहिए, कानून लाकर मदद करनी चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग इकट्ठा हों, जनप्रतिनिधि खासतौर से सरकार वाले लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात करें और 16, 17, 18 में जो महिला आरक्षण पर स्पेशल सेशन बुलाया गया उसी में एक कानून लाए। न केवल मेरठ सेंट्रल मार्केट बल्कि पूरे देश के व्यापारियों को इसमें मदद करने का काम सरकार करे। बर्बाद कर दिया है सेंट्रल मार्केट को, मार्केट को उजाड़ कर रख दिया है। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, सारे काम रजिस्ट्री, हर चीज, बिजली का बिल, पानी का बिल, हर चीज कमर्शियल आता है। रजिस्ट्री कमर्शियल की होती है पर इसे तोड़ने का काम करते हैं। आप विकास के जो अधिकारी हैं रिश्वत ले लेके पिछले 50 साल से पहले ये बनवा दिया, आज इसे तोड़ने आया है। इसका पूर्ण रूप से पूरा उत्तर प्रदेश पूरा मेरठ कर रहे हैं। काले दिवस के नाम से आज की तारीख से बनाया जाएगा। याद रखिएगा, जहाँ पर स्कूल
जहाँ पर बैंक, जहाँ पर अस्पताल, जहाँ पर मार्केट, जहाँ तमाम सेंट्रल मार्केट जितने आसपास के लोग हैं सारे तोड़े जा रहे हैं, सील करे जा रहे हैं। मेरठ का सेंट्रल मार्केट में पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं व्यापारी सड़कों पर है और कल भी बंद का आह्वान किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेंट्रल मार्केट है और सील कर दिया गया है आवास विकास द्वारा, जिसमें बैंक हो, स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सभी को सील कर दिया गया है। ऐसे में व्यापारी सड़कों पर है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि व्यापारियों में इतना आक्रोश भी है और पर वो आक्रोश कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि एक व्यापारी थे, उनको दिल का दौरा भी पड़ा, अस्पताल में भर्ती है। हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग हैं। सब सील हो चुका है जीतू भाई, अब क्या आगे स्टेप है? आगे बर्बाद तो हो चुके हैं, आपने देख लिया। हमारी इतनी सुंदर मार्केट को यहाँ के अधिकारियों ने, आस विकास के अधिकारियों ने हमारी शमशान बना दिया, हमें जीते जी मार डाला, हमारी रोजी रोटी छीन ली, हमें बर्बाद कर दिया। हम इसके लिए सब यहाँ तमाम हमने हाथ भी जोड़े अधिकारियों के आगे। एक आदेश आया, आदेश पे हमने ये भी कहा कि हमें कुछ समय दे दीजिए, और इसके बाद भी इन्होंने हमारे को बख्शिश नहीं करी। अस्पताल, स्कूल और दुकानें तमाम शासिलर की इन्होंने सील लगा दी, बर्बाद ला दिया। व्यापारियों का ऐसा तुरंत कभी जिंदगी में सोचा ना था, कभी देखा ना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी मंशा की शास्त्री नगर के व्यापारियों की मदद की जाए, उनको राहत दी जाए, इसलिए भू परिवर्तन योजना मुख्यमंत्री जी ने स्वयं गुरु प्रसाद को अपने यहाँ बुलाकर आदेशित किया था और वह योजना लागू कराई। 123 व्यापारियों ने अपने आवेदन दिए थे, 80 आवेदन उन्होंने स्वीकृत किए, बोर्ड विस्तृत बैठक में पास किए, उसके बदले में उनसे रुपया लिया गया। 70 करोड़ रुपया लगभग व्यापारियों ने जमा किया है भू परिवर्तन के नाम पर। 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट थी। आवास विकास के अधिकारियों को ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, सरकार को गुमराह किया। सरकार की मंशा के विपरीत सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार एक भू परिवर्तन योजना लाई है और उसके कारण से हमने व्यापारियों से पैसा जमा कराया। नया यहाँ पर व्यापार करने का स्थान बने, तो कह सकते हैं व्यापारियों को देख सकते हैं दोहरी मार है, क्योंकि बाजार सील हो चुके हैं, अब दुकानदारी नहीं हो पाएगी। और दूसरी तरफ जो पैसा जमा कराया गया था वो भी कहीं ना कहीं बैंक से लोन लेकर किया गया था, अब वो लोन कैसे उतरेगा, उसका ब्याज चढ़ेगा, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर लाल फीताशाही अब हावी है और कुछ अधिकारियों ने केवल अपने लाल फीताशाही चमकाने के चक्कर में इन व्यापारियों के साथ में इतना धोखा ये सब कुछ किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश थे। उन आदेशों में सील करने की बात तो कही गई थी, लेकिन कहीं भी समय अवधि नहीं बताई गई थी कि 24 घंटे में सील करते हैं या 48 घंटे में या 10 दिन में सील करते हैं। तो इतनी जल्दी क्या थी इसको सीलिंग करने की, ये समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे रेजिडेंस भी थे जिनके लिए हमने निवेदन हाथ जोड़ करके किया कि सर रेजिडेंस पे सील ना लगाई जाए, नहीं माने। अच्छा, क्या कारण हो सकता है? इतने लंबे समय से चल रहा है, 2 दिन ही तो चाहिए थे व्यापारियों को। तो कुल मिला के हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार ने पूरा प्रयास किया, लैंड यूज चेंज करने के लिए पैसा भी जमा कराया और उस नियम को यहाँ लागू भी करने का प्रयास किया, लेकिन इन अधिकारियों ने केवल अपने आप को चमकाने के लिए अपनी ज्यादा होशियारी दिखा। आप मांग उठाएंगे सरकार से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई? केवल अधिकारियों के खिलाफ नहीं, हम तो ये मांग उठाएंगे कि आवास विकास जैसे भ्रष्ट इस निगम को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि आवास विकास में अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आवास विकास जैसे इस प्राधिकरण को खत्म कर देना चाहिए। मेरठ बंद का ऐलान व्यापारियों ने किया है और ऐसे में कल की तारीख भी है, देखना ये होगा कितनी राहत व्यापारियों को मिल पाती है। भारत अपडेट के लिए मेरठ से अभय शर्मा। बढ़ेंगे आगे। यूपी के गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए कड़े निर्देश जारी किए। जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में डीएम ने साफ किया है कि अब कोई भी स्कूल 5 साल से पहले अपनी ड्रेस नहीं बदल सकेगा और न ही हर साल बेवजह पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से सामान खरीदने के लिए अब मजबूर भी नहीं कर पाएंगे और न ही स्कूल परिसर में व्यापारिक गतिविधियां चला पाएंगे। नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ साथ उनकी मान्यता रद्द करने तक की चेतावनी दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से। अभिभावकों की शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए प्रशासन ने टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी भी जारी कर दिए, जिसकी शिकायत अभिभावक कर सकते हैं। जिसमें डिसाइड हुआ है कि कोई भी स्कूल 5 साल तक ड्रेस नहीं बदलेगा। दूसरी बात यह है कि जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में डिसीजन हुआ है कि हर साल कोई पाठ्यक्रम में चेंज नहीं होगा और वो अपने किसी वेंडर से या किसी स्कूल में कोई अपने यहाँ पे किताबों की विक्रेता नहीं करेंगे। अगर कोई करेगा उसके खिलाफ
अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करी जाएगी। उस कार्य के उसके अनुरूप अगर पहली बार में कोई ऐसा अनुरूप करता है तो उसे पैसे वापस करने होंगे और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। अगर दोबारा ऐसा करता है तो 5 लाख रुपए की जुर्माने की कार्रवाई है, और अगर तीसरी बार भी ऐसा करता है तो उसके मान्यता प्रत्याहार की कार्रवाई करी जाएगी। वहीं फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में अभिभावकों की शिकायत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी के निर्देश पर डीआईओएस और बीसी आशीष पांडे ने सेंट डोमिनिक और एसएसजे स्कूल का औचक निरीक्षण किया है, जहां कई खामियां पाई गई हैं। जांच की खबर मिलते ही किताब बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार शटर गिराकर के मौके से भाग निकले। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को तुरंत सुधार के निर्देश दिए हैं और व्यवस्था दुरुस्त करने की चेतावनी भी। और अब खबर यूपी के फतेहपुर से। फतेहपुर के जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है, जहां सुबह 10 बजे के बाद कई डॉक्टर जिला अस्पताल में अपने कक्षों से गायब मिले। वहीं जब सीएमएस ने औचक निरीक्षण किया तो हकीकत सामने आई। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीज डॉक्टरों के इंतजार में इधर उधर भटकते हुए नजर आए, जबकि कई कमरों में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। सीएमएस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित डॉक्टरों से स्पष्टीकरण तलब किया। ओपीडी के 2 चैम्बर खाली मिले हैं। एक चैम्बर में जो है डॉक्टर संजय गुप्ता बैठते हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज संबद्ध हैं, वो अनुपस्थित थे। इसके लिए उनसे जो स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। दूसरे डॉक्टर हिमांशु राज हैं, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और उनका चैम्बर खाली था, लेकिन पता करने पे पता चला कि जो है आज उनकी ओटी है और ओटी में वो उपस्थित है, वो भी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध है। फतेहपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ चौकिया गांव में एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने मासूम छात्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें आपको, इस हादसे का सबसे दुखद पहलू तब सामने आया जब अपने मित्र की मौत की खबर सुनकर के एक अन्य मासूम की सदमे में जान चली गई है। देखिए किस तरह से परिजन जो है रोते बिलखते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिजनों में इस वक्त मातम छाया हुआ है। परिजनों में आक्रोश है। एक ही दिन में 2 मासूम बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जी, आज सुबह थाना खकरेरू में एक बहुत दुखद घटना हुई, जिसमें एक 13 साल का बच्चा जो अपने साइकिल से स्कूल जा रहा था और सामने से एक स्कूल बस आती है और दोनों के बीच में एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में जो बच्चा है वो अपनी साइकिल समेत बस के नीचे आ जाता है, जिससे बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और उसके बाद एक पीछे से मोटरसाइकिल आ रही होती है, जो बस को ओवरटेक करती है और इंडिकेट करने का प्रयास करती है कि जो बच्चा है वो बच्चा के एक्सीडेंट हो गया है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे भारत अपडेट। भारत अपडेट की लॉन्चिंग पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको शुभेच्छाएं।